बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन कॉर्पोरेट लॉ के लेक्चर नंबर 4 के साथ हाजिर है। आज के लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। इसके लिए आपको स्टडी करना होगा सेक्शंस 9 से लेकर सेक्शन 15 तक कंपनीज एक्ट 2017 के। और ये जो लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन लिंक से आप इस लॉ को यानी कंपनीज एक्ट 2017 को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 4 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। सेक्शन 9 ये कहता है ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन एसोसिएशंस पार्टनरशिप्स एज कंपनीज, यानी ये एक लीगल ऑब्लिगेशन बनती है ऐसे इदारों के लिए कि वो कंपनी के तौर पे अपने इदारों को रजिस्टर करवाएं, चाहे वो एसोसिएशंस हैं, पार्टनरशिप्स हैं। इनको कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराना उनके लिए ज़रूरी है, जिसका जिक्र यहाँ पे सब सेक्शन 1 में कर दिया गया है। नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20%, यानी चाहे कोई एसोसिएशन है या पार्टनरशिप है या कोई और बिजनेस एंटिटी है, अगर उसके मेंबर्स की तादाद 20 से ज़्यादा है तो ये ज़रूरी है कि वो कंपनी के तौर पे अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाएं। और अगर वो रजिस्टर नहीं करवाते तो ये एक इलीगल एक्ट कंसिडर होगा। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर दिस एक्ट एंड वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन शेल बी एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। अगर कोई भी ऐसा इदारा, एसोसिएशन, पार्टनरशिप या कोई बिजनेस एंटिटी जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग उसके मेंबर्स हैं या पार्टनर्स हैं, अगर वो अपने इदारे को एज कंपनी रजिस्टर नहीं करवाते तो उनका ये अमल एक ऑफेंस कंसिडर होगा, जिसकी बाकायदा सज़ा है और इसकी पनिशमेंट जो है उनको दी जाएगी। सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी इदारा, कोई भी शख्स अगर कंपनी को के तौर पर रजिस्टर नहीं करवाता, जो कि लाजमी था उसके लिए, जैसा कि सब सेक्शन 1 में कहा गया है, तो उसको जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी जो कि लेवल 1 के मुताबिक होगी। अब यहाँ पे बात ये है कि लेवल 1 क्या है। एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हैं पनिशमेंट्स के, जो कि इस लेक्चर में डिस्कस किए गए हैं। उनमें से जो लेवल नंबर 1 है उसके मुताबिक पनिशमेंट या पेनल्टी दी जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना हम लोग पहले लेवल डिस्कस कर लें ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो, क्योंकि लेवल 1 का जो वर्ड है ये बार बार रिपीट हो सकता है। लेक्चर के एंड में यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कुछ नोट्स में ये लेवल्स नज़र आ रहे हैं। पेनल्टीज एंड फाइन्स, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है लॉ के हवाले से कि अगर जो ऑफेंस कमिट करेंगे इदारे, जैसे कि हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं, उनको डिफरेंट पनिशमेंट्स दी जा सकती हैं। अगर कहीं पे आप लेवल 1 का जिक्र पढ़ें लॉ में, तो लेवल 1 का मतलब है कि 25,000 तक पेनल्टी हो सकती है। और इसी तरह अगर कहीं पे लेवल 2 आप देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लेवल 2 में 500,000 या 5 लाख तक जो है वो पनिशमेंट हो सकती है। और इसी तरह जहाँ पे लेवल 3 लिखा होगा, इट मीन्स दैट वहाँ पे पनिशमेंट का जो होगा वैल्यू दैट वुड बी 100 मिलियन। और ये बात काइंडली जहन में रखें कि अप टू 25,000 का मतलब ये बनता है 25,000 तक, यानी 25,000 से पेनल्टी कम हो सकती है, 20,000 हो सकती है, 21,000 हो सकती है, 16,000 हो सकती है, बट नॉट मोर देन 25,000। इसी तरह जहाँ पे 5 लाख है, नॉट मोर देन 5 लाख। जहाँ पे 100 मिलियन है, नॉट मोर देन, लेकिन इससे बिलो हो सकती है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है लिमिट्स को मद्देनजर रखते हुए। लिमिट्स को मद्देनजर रखते हुए से मुराद ये है कि अब यहाँ पे 5 लाख अगर है तो 25,000 से पेनल्टी अबव होनी चाहिए नॉर्मली ना। और 5 लाख से अलबत्ता 5 लाख तक हो सकती है, 5 लाख से कम हो सकती है इसमें, लेकिन इसकी जो पेनल्टी है वो 24,000 नहीं हो सकती, क्योंकि लॉ ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि लेवल 1 में 25,000 तक पेनल्टी हो सकती है। और इसी तरह अगर पर डे डिफॉल्ट रहता है
यानी किसी ऑनरेबल अथॉरिटी ने पेनल्टी इम्पोज कर दी है, लेकिन उस इदारे ने या उस कंपनी ने या उस एसोसिएशन ने या पार्टनरशिप फर्म ने पेनल्टी पे नहीं की, तो उसके ऊपर फर्दर जो है उनको फाइन पे करना पड़ेगा। और पर डे के एतबार से जो है लेवल 1 में 500 फाइन है, और लेवल 2 में 1000 है, और लेवल 3 में 500,000 जो है ये पर डे के एतबार से जो है उनको फाइन पे करना पड़ सकता है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में या मज़ीद अगर हम आगे लेक्चर्स डिस्कस करते हैं उसमें जब लेवल 1 2 3 का जिक्र है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि लेवल 1 2 और 3 का मतलब क्या बनता है। दोबारा हम वापस मूव करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर। यहाँ पे जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि 20% या 20% से ज़्यादा अगर लोग किसी फर्म में मेंबर के तौर पे, पार्टनर्स के तौर पे काम करते हैं, ज़रूरी है कि वो कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड हों। अगर कंपनी नहीं बनाते तो ये एक ऑफेंस है जिसकी पेनल्टी जो है ये लेवल 1 तक हो सकती है। सब सेक्शन 3 में कहा गया है कि ये जो सेक्शन जिसका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं ये इन पे अप्लाई नहीं हो सकती। जैसा कि एनी सोसाइटी, सोसाइटी पे इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बॉडी और एसोसिएशन पे भी नहीं है। अदर देन अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अलावा formed or incorporated under any law for the time being in force in Pakistan। यानी इसमें पार्टनरशिप शामिल नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म है उसमें 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, सॉरी 20 या 20 से ज़्यादा लोग एज मेंबर जो है उसको रन करते हैं पार्टनरशिप फर्म को, तो वहाँ पे पेनल्टी होगी लेवल 1 के मुताबिक। लेकिन इसके अलावा जो और इदारे हैं वहाँ पे, चाहे वो सोसाइटी है, बॉडी है या एसोसिएशन है, अगर वो पाकिस्तानी किसी कानून के मुताबिक बनाए गए हैं तो यह पाबंदी उनके लिए नहीं है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी है, या कोई और सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, पाकिस्तान के किसी कानून के तहत जो है वो बनाई गई, फॉर्म की गई, तो ये पेनल्टी उनके लिए नहीं है और ना ही ये लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सेकंड जो एक्सेप्शन है वो क्लॉज बी में बताई गई है, जॉइंट फैमिली कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस। कोई ऐसा इदारा जहाँ पे मुश्तरका तौर पे खानदान के लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी ये लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर उनकी तादाद 20 से बढ़ भी जाती है, हम सपोज करते हैं कि फैमिली बिजनेस है, 25 लोग उसको रन कर रहे हैं बिजनेस को, और तमाम के तमाम फैमिली मेंबर्स हैं, तो वहाँ पे इस लॉ की एप्लीकेशन नहीं है। यानी इनको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप कंपनी के तौर पर अपने इदारे को रजिस्टर करवाएं। नेक्स्ट क्लॉज सी में है अ पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर जॉइंट फैमिलीज। अगर 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट फैमिलीज ऐसा बिजनेस करती हैं जिसमें एक फैमिली मेंबर, एक फैमिली बिजनेस में तादाद उनकी बनती है 7 और दूसरी में बनती है 23, दो फैमिलीज बिजनेस करें और इस तरह उनकी तादाद 30 बन जाती है मेंबर्स की जो बिजनेस करें, तो वहाँ पर भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों फैमिली जो है वो बिजनेस के जिम्मे में आती है, इसलिए ये लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं। अब इसी तरह क्लॉज डी है। क्लॉज डी में हम इसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की गई स्पेशल टाइप की, जैसे कि लॉयर्स की एक पार्टनरशिप फर्म है, या अकाउंटेंट्स की है, या और किसी और प्रोफेशन से रेलेवेंट है, और वहाँ पे अगर तादाद जो है वो 20 से एक्सीड कर जाती है, तो ये लॉ वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है। हम सपोज करते हैं कि लॉयर्स की फर्म है, वहाँ पे अगर 30 लॉयर्स जो है मेंबर हैं उस फर्म के, और वो अपना बिजनेस करें, प्रोफेशन को रन करें, तो इस लॉ की वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं होगी। या अगर अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, और उनकी तादाद जो है वो 20 से एक्सीड कर जाती है, इसके बावजूद ये लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए अलग से जो है वो रेलिवेंट लॉज हैं, और उन रेलिवेंट लॉज में अगर ऐसी परमिशन है तो उस पर ये जो कंपनीज का एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इनको रेगुलेट करने के लिए इनके अलग जो लॉज हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 10 पे, प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू नेम्स ऑफ कंपनीज। यानी कंपनीज के जो नेम है वो कैसे होने चाहिए, और कंपनीज के नेम पे क्या जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हो सकती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 में। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन नेम्स, नो कंपनी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम
which contains such word or expression as may be notified by the commission or in the opinion of the registrar is। यानी कोई भी कंपनी अपना ऐसा नाम नहीं रख सकती, ना ही वो उस नाम के साथ रजिस्टर्ड हो सकती है जैसे कि कमीशन नोटिफाई करेगा। और कमीशन से मुराद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको मुख्तसर तौर पे SECP भी कह सकते हैं और कमीशन भी कह सकते हैं। अगर कमीशन के ख्याल में कोई कंपनी का नेम ऐसा है जो इनमें से कोई एक है, तो ये नाम जो है वो कंपनी नहीं रख सकती और ना ही उस नाम के साथ कंपनी रजिस्टर हो सकती है। आइडेंटिकल विद और रिजेंबल और सिमिलर टू द नेम ऑफ अ कंपनी, यानी एक कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है, उससे मिलता जुलता नाम या बिल्कुल वही नाम कोई नई कंपनी नहीं रख सकती। इन अप्रोप्रिएट, अगर ऐसा नाम जो कि नामुनासिब है वो नहीं रखा जा सकता। अनडिजायरेबल, अगर समझता है कमीशन की ये नाम अनडिजायरेबल है, वो नाम भी इदारे का नहीं रखा जा सकता। क्लॉज डी में कहा गया डिसेप्टिव, यानी अगर कोई ऐसा नाम जो कि डिसेप्टिव हो, जो धोखाधड़ी पे मबनी हो, तो ऐसा नाम भी कंपनी का नहीं रखा जा सकता। A designate a design to exploit or offend religious susceptibilities of the people, यानी ऐसा नाम नहीं रखा जा सकता जिससे कोई मजहबी तौर पे कोई शकूक शुबहात जो है वो पाए जाए, तो उस सूरत में भी ऐसा नाम जो है वो कमीशन अलाउ नहीं करेगा। क्लॉज एफ में कहा गया है एनी अदर ग्राउंड एज मे बी स्पेसिफाइड, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर कोई और ग्राउंड्स हैं, कोई और रीजन है जिसको कि कमीशन ये समझता है कि ऐसा नाम नहीं रखा जाना चाहिए, तो वो अलाउ नहीं करेगा किसी भी कंपनी को, किसी भी इदारे को कि इस नाम के साथ कंपनी को रजिस्टर किया जाए। अब क्लॉज 2 की तरफ हम आते हैं। क्लॉज 2 में कहा गया है एक्सेप्ट विद प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द कमीशन, यानी अगर तो कमीशन से आप अप्रूवल ले लेते हैं इन राइटिंग तो फिर ठीक है, अदरवाइज ये होगा कि नो कंपनी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम which contains any word suggesting or calculated to suggest, तो ये नाम नहीं रखे जा सकते। अगर तो किसी कंपनी ने कमीशन से परमिशन ली है, परमिशन इन राइटिंग है और कमीशन ने उसको अप्रूव कर दिया है, तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज ये नाम नहीं रखे जा सकते किसी भी कंपनी के साथ। जैसा कि द पैट्रोनेज ऑफ एनी पास्ट और प्रेजेंट पाकिस्तानी और फॉरेन हेड ऑफ स्टेट, कि जिसे तासुर उभरता हो कि इस कंपनी को जो है वो पास्ट में या प्रेजेंट में कोई पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट रन कर रहे हैं या कोई फॉरेन हेड ऑफ स्टेट रन कर रहे हैं या उनकी पैट्रोनेज है, उनकी सरपरस्ती है, तो ऐसा नाम जो है वो कंपनी का नहीं रखा जा सकता जिससे ऐसा तासुर उभरता हो। क्लॉज बी में कहा गया है कि कोई ऐसा नाम कंपनी का नहीं रखा जा सकता जिससे ये जाहिर हो या जिससे तासुर मिलता हो कि उसका कनेक्शन है फेडरल गवर्नमेंट के साथ या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ या किसी और डिपार्टमेंट या किसी और अथॉरिटी के साथ उसका कोई कनेक्शन है जिसका गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक हो, तो ऐसा नाम कंपनी का नहीं रखा जा सकता। अगर रखा जाएगा तो ये धोखाधड़ी पे मबनी समझा जाएगा। क्लॉज सी में कहा गया है कि एनी कनेक्शन विद एनी कॉरपोरेशन सेटअप बाय और अंडर एनी फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, कोई ऐसा नाम कंपनी का नहीं रखा जाएगा जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि इसका कनेक्शन किसी कॉरपोरेशन के साथ है, ऐसी कॉरपोरेशन के साथ है या ऐसी कंपनी के साथ है जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के तहत इस्टेब्लिश की है। क्लॉज डी में कहा गया है द पैट्रोनेज ऑफ और एनी कनेक्शन विद एनी फॉरेन गवर्नमेंट और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे तासुर पड़ता हो कि ये कंपनी जो है, कंपनी का नाम अगर ऐसा रखा जाता है जिससे तासुर पड़ता हो कि इस कंपनी का ताल्लुक किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ है या इसको जो है कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पैट्रोनेज करे या उसके साथ इसका कोई कनेक्शन है, तो इस तरह का नाम जो है वो कंपनी नहीं रख सकती, ना ही कमीशन इजाज़त देता है ऐसे नाम रखने की। क्लॉज ई में ये कहा गया है एस्टेब्लिशिंग अ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और टू फ्लोट अ मुदारबा, ना ही कोई ऐसा नाम रखा जा सकता है जिससे ये तासुर उभरता हो कि ये कोई मुदारबा का बिजनेस करने वाली कंपनी है या मुदारबा बिजनेस करे। मुदारबे को हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।
लेकिन ये भी एक मोड ऑफ इस्लामिक बिजनेस होता है बेसिकली मदार पर। तो हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये नाम भी नहीं रखा जा सकता आमतौर पर। एनी अदर बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस फ्रॉम द कमीशन, कोई ऐसा जो है बिजनेस नहीं हो सकता, नहीं रखा जा सकता नाम जिसके लिए बाकायदा लाइसेंस की जरूरत है कमीशन की जानिब से। तो अगर ऐसा नाम रखा जाएगा तो ये एक ऑफेंस कंसिडर होगा। तो ज़रूरी है कि जब भी कंपनी कोई अपना नाम रखे तो इन जो प्रिकॉशंस हैं इसको जो है वो अडॉप्ट करें। सब सेक्शन 3 में कहा गया है व्हेनेवर क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर और नॉट द नेम ऑफ अ कंपनी इज इन वायलेशन ऑफ द foregoing provisions of this section, decision of the commission shall be final। अगर कभी ये एक कोई एतराज आए या कोई प्रॉब्लम हो या मसला हो कि जो कंपनी का नेम है क्या ये अकॉर्डिंग टू लॉ है या अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, या कमीशन इसकी इजाजत देता है या नहीं देता, किसी भी सूरत में जो डिसीजन होगा कमीशन का दैट शैल बी फाइनल। कमीशन ने अगर कह दे कि ये नाम इनअप्रोप्रिएट है तो इट मीन्स दैट कि ये नाम कंपनी कभी भी नहीं रख सकती, क्योंकि सब सेक्शन 10 के सब सेक्शन 3 में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जो कमीशन का डिसीजन होगा दैट वुड बी फाइनल। तो लिहाजा ऐसा नाम जो है वो कंपनी नहीं रख सकेगी। क्लॉज 4 में या सब सेक्शन 4 में ये कहा गया है अ पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड मैनर, कोई भी शख्स एप्लीकेशन मूव कर सकता है कमीशन को उस फॉर्म में और उस मैनर में एंड accompanied बाय सच फी एज में बी स्पेसिफाइड, जिसके साथ फी भी डिपॉजिट करवाई गई होगी और वो फी जो है वो साथ अटैच कर देगा। ये तमाम फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करने के बाद जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रार को मूव कर दी जाएगी और रजिस्ट्रार जो है वो 60 डेज तक नाम को जो है वो रिज़र्व रखेगा और ये नाम किसी और के लिए जो है वो नहीं होगा। लेकिन जैसे 60 डेज एक्सीड कर जाते हैं और कंपनी उस नाम के साथ रजिस्टर नहीं होती तो तब जो है ये वैलिडिटी 60 डेज की ये ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा यहाँ पे ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई कंपनी कोई नाम रखना चाहती है प्रपोज नेम, तो वो ये फॉर्मेलिटी फुलफिल करके कमीशन में फॉर्म सबमिट करवाएगी, फीस सबमिट करवाएगी और 60 डेज तक जो है कमीशन आपके इस नाम को जो है वो रिजर्व करके रख देगा। क्लॉज 5 जो है इसमें कहा गया है कि वेयर इट इज फाउंड दैट अ नेम वाज रिजर्व्ड अंडर सबसेक्शन 4 बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, अगर कोई कंपनी जो है वो जो इंफॉर्मेशन फर्निश की थी वो फॉल्स है या वो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है और उसके साथ उस नाम को रिजर्व करवाया था, तो जैसे कमीशन के नॉलेज में बात आएगी वो इस नाम को कैंसिल कर देगा। एंड इन केस द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, और अगर उस नाम के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई या रजिस्टर्ड हो गई, इट शैल बी डायरेक्टेड टू चेंज इट्स नेम, तो उस कंपनी को कहा जाएगा कि आप अपने नेम को चेंज कर दें। The person making application under subsection 4 shall be liable to a penalty not exceeding level 1 on the standard scale। तो सबसेक्शन 4 की वायलेशन करने की सूरत में ऐसी कंपनी को या ऐसे इदारे को जो है वो लेवल 1 के मुताबिक पनिशमेंट दी जाएगी। लेवल 1 की पनिशमेंट क्या है हम अभी ये डिस्कस कर चुके हैं। सबसेक्शन 6 में ये कहा गया है इफ द कंपनी अप्लाइड फॉर अंडर सबसेक्शन 4 is refused by the registrar, the aggrieved persons may, within 30 days of the order of the refusal, prefer an appeal to the commission। यानी रजिस्ट्रार को एक कंपनी ने एप्लीकेशन मूव की कि वो एक नाम रिजर्व करना चाहते हैं और वो नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, उस पर कोई ऐसे ऑब्जेक्शंस नहीं है कि वो नाम रजिस्टर नहीं हो सकता, वो नाम बिल्कुल ठीक, फेयर और अप्रोप्रिएट है। तो अगर कोई पार्टी ये समझती है कि उसके साथ ये ज्यादती हुई है, एग्रीव्ड है वो पार्टी, तो विद इन 30 डेज, यानी जैसे ही नाम को रिफ्यूज किया गया था उसकी रिफ्यूजल के विद इन 30 डेज वो एक अपील मूव कर सकती है कमीशन के पास, और कमीशन को अपील में ये कहेगी कि वो जो नाम रखना चाहते हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल ठीक है, लिहाजा उनको ये नाम रखने की इजाज़त दी जाए। तो ऐसी अपील जो है वो कमीशन में फाइल की जाएगी।
सबसेक्शन 7 में कहा गया है एन ऑर्डर ऑफ द कमीशन अंडर सबसेक्शन 6 शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी। तो कमीशन इस अपील पे अगर कोई भी फैसला कर देता है जो हमने सबसेक्शन 6 में डिस्कस की है, कमीशन उस पर कोई डिसीजन कर देता है, इस डिसीजन पे कहीं पे भी एतराज नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर करनी चाहिए कि ये एतराज ना ही किसी अदालत में उठाया जा सकता है और ना ही किसी और अथॉरिटी के फोरम पे उठाया जा सकता है एतराज। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सब सेक्शन 7 के मुताबिक कमीशन का ये जो डिसीजन होगा अपील पे, दैट वुड बी फाइनल। तो फाइनल डिसीजन जो है ये इसको जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में या किसी अथॉरिटी में। हम ये बात करें स्पेसिफिकली नेम के रिजर्वेशन के हवाले से। तो सेक्शन 10 के बाद अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 11, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी एक नेम रख लेती है या वो कोई नाम ऐसा प्रपोज कर लेती है, बाद में उसको ख्याल आता है कि वो उसको रेक्टिफाई करना चाहती है, चेंज करना चाहती है, तब्दील करना चाहती है। अ कंपनी विच थ्रू इन एडवर्टेंस और अदरवाइज इट इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम इन कंफर्मेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, कि किसी भी वजह से सेक्शन 10 की मुनाफी कोई नाम रखा जाता है, यानी ऐसा नाम रखा जाता है जो सेक्शन 10 की वायलेशन बनती है, उस या कोई फाल्स इंफॉर्मेशन हासिल की के जरिए नाम रखा गया या कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए वजह से नाम जो है कंपनी का गलत रखा गया है, तो इट मे विद अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार चेंज इट्स नेम। तो वो कंपनी अपने नेम को चेंज कर सकती है, लेकिन ज़रूरी है कि उसमें रजिस्ट्रार की अप्रूवल होनी चाहिए। तो कंपनी रजिस्ट्रार के अप्रूवल के साथ अपने प्रीवियस नेम को चेंज करके नया नाम रख सकती है। क्लॉज बी में कहा गया है कि अगर रजिस्ट्रार सब ऐसा डायरेक्ट कर देते हैं तो विद इन 30 डेज, तो ऐसे डायरेक्शन वसूली के 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज इट्स नेम विद अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार। तो अगर रजिस्ट्रार एप्लीकेशन को अप्रूव कर देते हैं कि ठीक है आप अपने नेम को चेंज कर लें, तो कंपनी के लिए ज़रूरी होगा कि विद इन 30 डेज अपने नेम को चेंज करके इंफॉर्मेशन जो है वो फर्निश करेंगे रजिस्ट्रार के ऑफिस में। फर्दर ये एक प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट द रजिस्ट्रार shall before issuing a direction for change of the name afford the company an opportunity to have to make representation against the proposed direction, कि कंपनी को मौका दिया जाएगा कि कंपनी जो है वो पेश होगी, कंपनी के मेंबर या कंपनी के एग्जेक्टिव या कंपनी के कोई भी नॉमिनेटेड पर्सन जो है वो पेश होके जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अपने गुजारिशात जो हैं वो बता सकते हैं रजिस्ट्रार साहब को। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है इफ द कंपनी फेल्स टू रिपोर्ट कंप्लायंस विद द डायरेक्शन, यानी अगर रजिस्ट्रार साहब ने कहा है कि आप कंपनी का नेम चेंज करें और विद इन 30 डेज वो नेम चेंज नहीं होता, तो उसकी अगर वायलेशन होती है, उस सूरत में क्या होगा, द रजिस्ट्रार में एंटर ऑन द रजिस्टर अ न्यू नेम फॉर द कंपनी सिलेक्टेड बाय हिम। तो रजिस्ट्रार साहब कंपनी का नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, तो इस पर फिर कंपनी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह वो खुद कंपनी का नाम रख देंगे। अगर कंपनी वायलेशन करती है विद इन 30 डेज जो है वो कंप्लायंस नहीं करती। सबसेक्शन 3 में कहा गया इफ अ कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन, अगर रजिस्ट्रार साहब ने डायरेक्शंस दी थी और वो उसको फुलफिल करने में नाकाम रहती है और मुसलसल नाकाम रहती है, उस सूरत में जो है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी उस कंपनी को, और वो पेनल्टी जो है वो होगी लेवल 1 के मुताबिक। तो स्टैंडर्ड स्केल हम डिस्कस कर चुके हैं लेवल 1 का, तो उस लेवल 1 के मुताबिक जो है वो पनिशमेंट होगी। और जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि इसकी पेनल्टी जो है दैट इज अप टू 25,000 लेवल 1 के। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 12, चेंज ऑफ नेम बाय अ कंपनी। कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार, यहाँ पे दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली बात है कि कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, नंबर 1। नंबर 2, उसमें रजिस्ट्रार का अप्रूवल भी होना लाजमी है। तो जब ये अप्रूवल हो जाएगी तो कंपनी अपने नाम को चेंज कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखें कि जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने नाम के साथ लाजमी प्राइवेट लिखेगी। एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो एसएमसी प्राइवेट लाजमी लिखेगी। एसएमसी, जैसे कि हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, एसएमसी स्टैंड्स फॉर सिंगल मेंबर कंपनी। तो अगर सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो वो ये नाम लाजमी ऐड करेगी। गारंटी लिमिटेड है तो गारंटी लिमिटेड है सिर्फ, यानी पब्लिक कंपनी है तो अपने नाम के साथ सिर्फ लिमिटेड लिखाती है, प्राइवेट नहीं लिखती, वो लिमिटेड लिखेगी। अगर कोई अनलिमिटेड है तो अपने नाम के साथ अनलिमिटेड लिखेगी। तो ये इसकी इजाज़त नहीं है कि आप इसको चेंज करें, अनलिमिटेड की जगह कुछ और लिख दें, प्राइवेट की जगह कुछ और, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो इसमें नहीं कोई चेंजेस कर सकते। यानी कंपनी का नाम तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली कंपनी के स्टेटस को जाहिर करते हैं। तो ये जो स्टेटस है कंपनी का, जो सेक्शन 46 से लेकर 49 तक, आप इसमें जो है वो इसको नहीं कर सकते। यानी इसको चेंज करने से मुराद है कि अगर कंपनी कन्वर्ट हो जाती है तो ठीक है, यानी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, और ऐसा प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है। कन्वर्ट हो जाएगी तो जो उसका करंट स्टेटस होगा उसके मुताबिक उनको ये कंपनी नेम के साथ लाजमी ऐड करने पड़ते हैं वर्ड्स। सेक्शन 13 में ये कहा गया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड इफेक्ट thereof। सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि वेयर अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम, द रजिस्ट्रार शैल एंटर द नेम, न्यू नेम ऑन द रजिस्टर इन प्लेस ऑफ द फॉर्मर नेम। जैसे ही कंपनी अपना नेम चेंज करवा लेती है तो रजिस्ट्रार सब जो है वो पुराने नाम की जगह पे नया नाम रजिस्टर कर लेते हैं, और एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा इनकॉर्पोरेशन का, जो कि अल्टर्ड होगा यानी चेंज होगा, और वो सर्टिफिकेट जो है वो कंपनी को इशू कर दिया जाता है। और जैसे वो चेंज ऑफ नेम का सर्टिफिकेट इशू हो जाए, इट मीन्स दैट वो जो चेंज है वो कंप्लीट हो जाएगा और नए नाम के साथ कंपनी को जो है वो पुकारा जाएगा। सब सेक्शन 2 में कहा कि वेयर अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम, इट शैल फॉर अ पीरियड ऑफ 90 days from the date of issue of certificate by the registrar, and subsection 1 continue to mention its former name along with its new name। ये पॉइंट स्टूडेंट्स आपको माइंड में रखना होगा कि जब कंपनी का नाम चेंज हो जाता है, कंपनी नया नाम लिखेगी, लेकिन नए नाम के साथ पुराना नाम भी लाजमी लिखेगी, चाहे वो ब्रैकेट में लिखे, क्योंकि जो उनके ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें आइडिया हो कि ये पुरानी कंपनी है। और 90 डेज तक जो है ये प्रैक्टिस ये कंपलसरी है। 90 डेज के बाद जो है वो अपना पुराना नाम जो है वो फिर वहां से हटा देगी। चेंज होने के बाद कंपनी नए नाम के साथ पुराना नाम भी लाजमी लिखेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। सब सेक्शन 3 में कहा गया कि द चेंज ऑफ अ नेम शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। नाम चेंज होने से कंपनी के जो राइट्स हैं, उसके मेंबर्स के राइट्स हैं, स्टेक होल्डर्स के जो राइट्स हैं, वो अफेक्ट नहीं होंगे, और ना ही उनकी ऑब्लिगेशंस जो हैं वो अफेक्ट होंगी किसी भी सूरत में। यानी अगर कंपनी का नेम चेंज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका टोटल स्टेटस जो है वो चेंज हो चुका है। सेक्शन 14 में कहा गया मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, कि कंपनी को कैसे फॉर्म किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन सूरतों में कंपनीज जो है वो फॉर्म होती हैं। सब सेक्शन 1 की क्लॉज ए के मुताबिक एनी थ्री और मोर पर्सन, तीन या तीन से ज्यादा लोग मिल के एक कंपनी बना सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं, वो होगी पब्लिक कंपनी। यानी क्लॉज ए में पब्लिक कंपनी की रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं। पब्लिक कंपनी की रिक्वायरमेंट्स ये कि मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं। और क्लॉज बी में बताई गई है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। और क्लॉज सी में सिंगल मेंबर कंपनी के बारे में बताया गया है कि जो सिंगल मेंबर कंपनी होगी, जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर है कि इस कंपनी का जो डायरेक्टर होगा, मेंबर होगा, शेयर होल्डर होगा, उसकी जो तादाद है वो सिर्फ एक ही होनी चाहिए, तभी हम ऐसी कंपनी को सिंगल मेंबर कंपनी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चंदो प्रोविजंस हैं जो हमें डिस्कस करना होगा सिंगल मेंबर कंपनी के लिए। यहाँ पे फर्दर क्लॉजेस हैं। इन क्लॉजेस में ये कहा गया है कि
जो मेंबर होगा कंपनी का, सिंगल मेंबर, जो ऑनर है, मेंबर है, डायरेक्टर है, तो वो अपने मेमोरेंडम में बाकायदा तौर पे ये नॉमिनेट करेगा कि उसकी डेथ के बाद कौन सा शख्स जो है उस कंपनी का मेंबर बन सकेगा, या उसका डायरेक्टर या उसका ऑनर बन सकेगा। जैसा कि यहाँ पे कहा गया क्लॉज 1 में, ट्रांसफर द शेयर्स टू द लीगल एज ऑफ द डिसीज्ड, कि उस शख्स के वफात के बाद जो शेयर्स हैं वो उसके लीगल हेयर्स को कौन ट्रांसफर करेगा। ऐसे शख्स का को नॉमिनेट करना जरूरी है मेमोरेंडम में, सिंगल मेंबर की जानिब से जो कंपनी का ऑनर होगा। तो उसके वफात के बाद जो उसकी विरासत है उसके रूह से कौन सा शख्स जो है वो उसका वारिस कहलाएगा इस्लामी कानून के मुताबिक। अगर वो नॉन मुस्लिम पर्सन था, सिंगल मेंबर कंपनी का जो ऑनर है, तो नॉन मुस्लिम होने की सूरत में उसका ताल्लुक जिस रिलीजन के साथ है या जिस उसका थॉट के साथ है, उस मुतलका लॉ के मुताबिक जो है उसको डील किया जाएगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें और मुसलमानों की बात करें, तो उस सूरत में जो इस्लामिक लॉ है वो प्रीवेल करेगा कि कौन सा शख्स जो है किस हद तक उसका वारिस बन सकता है। क्लॉज 2 के मुताबिक मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज अ ट्रस्टी, या वो ऐसे बंदे को मुकर्रर करेगा जो कि ट्रस्टी होगा, कि अगर किसी सिंगल मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके वफात के बाद उसकी कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनको मैनेज कौन करेगा, उसका नाम मेमोरेंडम में लिखा होना जरूरी है। इसके अलावा ये एक प्रोवाइजो है जिसमें ये कहा गया है, अगर एक से ज्यादा लीगल एज बनते हैं, हम सपोज करते हैं कि शख्स था, उसने सिंगल मेंबर कंपनी जो है वो बनाई, उसकी डेथ हुई, उसके डेथ के बाद एक कंफर्म हुआ कि उसके दो लीगल एज हैं। अब एक से तादाद बढ़ गई है, अब वो दो लीगल एज बन गए। उसकी डेथ के बाद ये लोग उस कंपनी के मेंबर अगर बन जाते हैं तो कंपनी का स्टेटस नहीं बरकरार रह सकता, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड के लिए जरूरी है कि एक मेंबर होना चाहिए, कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा भी एक। दो मेंबर्स अगर होंगे तो वो सिंगल मेंबर कंपनी नहीं बन सकेगी, बल्कि उसके जो स्टेटस है सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सिंगल मेंबर कंपनी का जो स्टेटस है, और उसका जो है वो अपना स्टेटस चेंज करना पड़ेगा। और अगर दो मेंबर हैं तो वो सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए जरूरी है कि कम से कम दो मेंबर्स हों। सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जैसा कि हमने ऊपर कंपनीज का डिस्कस किया कि कोई भी कंपनी बनाई जा सकती है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या कोई भी अनलिमिटेड कंपनी जो है वो हो सकती है। इन सूरतों में पाकिस्तान में कंपनीज जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15, जिसमें ये कहा गया है कि अगर जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई कंपनी की मिनिमम इतने मेंबर्स होने चाहिए, अगर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया जाता है या किसी वजह से उनकी तादाद कम हो जाती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि प्राइवेट कंपनी के लिए जो है वो कम से कम दो मेंबर्स होने चाहिए, अगर दो मेंबर से तादाद कम हो जाती है, या पब्लिक कंपनी है उसके लिए थ्री मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में मेंबर्स की तादाद थ्री से कम होकर दो हो जाती है, तो और वो कंपनी अपना बिजनेस फिर भी कंटिन्यू रखती है उनकी तादाद कम होने के बावजूद, और ये जो बिजनेस है ये मोर देन 180 डेज कंटिन्यू रहता है। 180 डेज का मतलब है 6 मंथ्स तक, यानी 6 मंथ्स तक उन्होंने रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया, यानी अगर तीन मेंबर होने चाहिए पब्लिक कंपनी में और दो रह गए, तो जरूरी है कि एक नए मेंबर को बाद में ऐड किया जाए, ताकि कंपनी की जो लीगल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखा जाए। लेकिन अगर वो ऐसे नहीं करते, मेंटेन नहीं रखते, तो लॉ ये कहता है कि हर शख्स रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा इस डिफॉल्ट का। और जैसा कि यहाँ पे भी कहा गया, शैल बी सेवरली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ ऑल डेट्स ऑफ द कंपनी। तो अगर उस कंपनी की किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उन्होंने डेट लिया हुआ था, कर्जा हासिल किया हुआ था, तो तमाम लोग मजमूई तौर पर उसके जिम्मेदार होंगे, और तमाम नतज की जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होगी जो कंपनी को रन कर रहे थे तादाद की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किए बगैर, और उनके ऊपर जो है वो मुकदमा भी दायर किया जा सकता है किसी भी हवाले से।
जो कि कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। तो लिहाजा ज़रूरी है कि अगर जो लीगल रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं उनको फुलफिल कर लिया जाए, और अगर किसी वजह से मेंबर्स की तादाद कम होती है तो उनको मुकम्मल कर लिया जाए। मास्टर सिंगल मेंबर कंपनी की, क्योंकि सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही शख्स होता है, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जाहिर बात है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना मुश्किल हो सकता है। अगर उसके लीगल एज एक है तो ठीक है, उसकी जगह पे आ जाएगा। अदरवाइज अगर दो हैं तो वो सिंगल मेंबर कंपनी से स्टेटस चेंज करके प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हो गया। और यहाँ पे ये जो पेनल्टीज एंड फाइन्स हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमने, और दोबारा देख लें आप, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के जो पेनल्टीज हैं उनके अमाउंट क्या बनती है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।